हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने डेटा को फैच करना है किसी वेब एपीआई से और उस जो डेटा को डिकोड करना है ताकि हम उसे स्विफ्ट की स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, एम्बेड कर पाएँ और उसी डेटा को हमने कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर एज ए ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पे मेरे पास आप सिमुलेटर के अंदर देख पा रहे हैं काफ़ी सारी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाई हुई हैं और डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने कलेक्शन व्यू की जो है वो हेल्प ली है और ये सारे का सारा डेटा जो है वो मैंने वेब एपीआई से जो है वो फैच किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने वेब एपीआई के थ्रू डेटा को फैच करके इमेजेस को डाउनलोड करवाने के बाद इस तरीके से ग्रिड की फॉर्म के अंदर कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो चलिए एक बार मैं आपको वेब एपीआई दिखा देता हूँ। यहाँ पे dog.ceo एक वेबसाइट है जो हमें डॉग की जो इमेजेस हैं उनके रिलेटेड जो वेब एपीआईज हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बाय ब्रीड जो है वो इस एपीआई वेब एपीआई को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप देख सकते हैं इस लिंक को मैंने यूज़ किया है और ये वाला लिंक हमें जो आउटपुट प्रोवाइड करता है कुछ इस तरीके की फॉर्म के अंदर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है और इसी डेटा को हमने वन बाय वन डिकोड करके इन लिंक्स के थ्रू, अगर मैं यहाँ से एक लिंक को कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊं तो कोई ना कोई डॉग के रिलेटेड जो इमेज है वो इसके अंदर एम्बेड होगी इस लिंक के अंदर। तो ये सभी लिंक्स हमने वेब एपीआई से फैच करने हैं और इन सारे लिंक्स के थ्रू हमने इमेजेस को डाउनलोड करवाना है और इन सारी इमेजेस को हमने डिस्प्ले करवाना है विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन व्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमने डेटा को पहले फैच किया है, फिर हमने इमेजेस के लिंक्स को यूज़ करके वहाँ से इमेजेस को डाउनलोड करवाया है और उन्हें डिस्प्ले करवाया है हमने कलेक्शन व्यू के अंदर। और जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे इमेजेस ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती चली जाएंगी और ये सारी इमेजेस जो है वो डाउनलोड होने के बाद जो है वो डिस्प्ले होंगी इस कलेक्शन व्यू के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये तो थी वर्किंग आज की एग्जांपल की। अब हम देखेंगे थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात आती है जेसन। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जब भी हम वेब एपीआई के लिंक को इस तरीके से असेस करते हैं तो जो डेटा हमें वेब एपीआई प्रोवाइड करती है वो डेटा इसी जेसन फॉर्मेट में होता है जिसको हम बाद में डिकोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा जो है वो वेब एपीआई से निकल के आया है और इसी डेटा को हमने यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अगर आप डेटा को वेब सर्वर पे स्टोर करवाना चाहते हैं और यहाँ फिर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को, तो जो जेसन है वो एक काफ़ी अच्छा लाइट वेट फॉर्मेट है जिसको आप एप्लीकेशन के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोडेबल की। तो ये एक iOS के अंदर प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प के साथ हम जो कन्वर्जन है डेटा की वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो डेटा वेब एपीआई से मिलता है वो कुछ इस तरीके से जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है और जिस डेटा को हम यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो बेसिकली स्ट्रक्चर टाइप का डेटा होता है। तो इन दोनों में जो कन्वर्जन का काम है वो इसी कोडेबल के थ्रू जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने जेसन को यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर तो कोशिश कीजिए जिस तरीके से कीज़ के नेम्स यहाँ पे लिए हुए हैं इस जेसन फाइल के अंदर, जैसे स्टेटस है और ऊपर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज है,
ये सभी कीज़ होती हैं और इनके पैरेलल यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं। तो कीज़ का जो नेम है वो आपका जो स्ट्रक्चर आप क्रिएट करें iOS की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के नेम है वो कीज़ के नेम्स के बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करने चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगी, आपकी जो डिकोडिंग है वो अच्छे से हो पाएगी, ईजिली हो पाएगी। अब बात करते हैं हमने जो डेटा वेब एपीआई से या फिर किसी जेसन फाइल से हमने अपनी iOS की एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर लेके आनी है, उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे URL सेशन को यूज़ किया है। अब बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर की। तो स्विफ्ट के अंदर जो कंप्लीशन हैंडलर है ये एक तरह का फंक्शन ही है जो अपने कॉलिंग फंक्शन को फीडबैक देता है। कहने का मतलब हम कोई भी इंडिपेंडेंट टास्क जो है वो कंप्लीशन हैंडलर को प्रोवाइड कर सकते हैं, और जब भी कंप्लीशन हैंडलर अपनी जो टास्क दी गई है वो कंप्लीट कर लेता है तो ये अपने कॉलिंग फंक्शन को फीडबैक देता है कि मैंने अपनी टास्क जो है वो कंप्लीट कर ली है। ताकि इसको यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है वो हम इसको असाइन कर पाएँ, और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तब तक हम एप्लीकेशन की अदर प्रोसेसिंग कर पाएँ, इसलिए हम कंप्लीशन हैंडलर को जो है एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। और आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो आपको पता ही है स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो हमें अलाउ करता है ताकि हम इनकैप्सुलेट कर पाएँ अपनी प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर को इसके अंदर। अब बात करते हैं यूआई कलेक्शन व्यू की। तो iOS के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है इस पर्पज़ के लिए ताकि हम मैनेज कर पाए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ इन कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। तो ये टेबल व्यू की तरह ही काम करता है और इसमें हम डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप यूआई टेबल व्यू की जगह पे यूआई कलेक्शन व्यू जो है वो कर दीजिए। और चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल हमने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ। बिल्कुल बिगिनिंग से जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम जो है वो शुरू करेंगे। तो एक्स कोड के अंदर न्यू, यहाँ पे फाइल प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का कोई भी नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली इस तरीके से एक नेम जो है वो रख रहा हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी आप एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ताकि आज की एप्लीकेशन का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैं जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो यहाँ पे है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो मेरे पास जो एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो ईज़िली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके की कोई परेशानी आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ।
अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और इस एप्लीकेशन का जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू आपने यहाँ पे सर्च करना है कलेक्शन, और इस कलेक्शन व्यू को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस कैनवस के ऊपर। अब आपने इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो 4 साइड्स पे मैं 0 0 ऐड करता हूँ और इसे अप्लाई कर देता हूँ इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब आपने इस कलेक्शन व्यू के साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो सेल का साइज़ है वो करनी है विड्थ 200, हाइट करनी है 200 और मिनिमम स्पेसिंग आपने करनी है सेल के लिए 5, लाइंस के लिए 5। सेक्शन इंसर्ट आपने टॉप पे करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब आपने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी ले सकते हैं। जो नेम आपने आइडेंटिफायर का यहाँ पे मेंशन करना है, जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब सेम नेम जो यहाँ पे लिया होगा वही नेम आपने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का सिलेक्ट करके इसका जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो काफ़ी इजी है कॉन्फ़िगर करना। इसको सिलेक्ट कीजिए, कलेक्शन व्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए डेटा सोर्स और फिर से इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर, और इसका जो साइज़ है वो आपने करना है विड्थ 180, हाइट 180 और इसको आपने हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और इसकी हाइट इस तरीके से ऐड करें कंस्ट्रेंट्स। अब मुझे इस इमेज व्यू एंड इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर वही यूज़ करूँगा, मगर उससे पहले मुझे यहाँ पे एक कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की जो क्लास है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल, ये कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने देखना है कि नीचे जो सुपर क्लास है वो होनी चाहिए यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और क्लास का नेम आप कोई भी ऊपर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया माई कलेक्शन व्यू सेल और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और इस कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल है इसको सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, यहाँ पे जो क्लास आपने अभी क्रिएट की है उसका नेम लिखने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नेम लिखेंगे एक्स कोड ऑटोमेटिकली नेम जो है वो फैच कर लेगा। आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है और जो कनेक्टिविटी है आपकी क्लास की वो यहाँ पे हो चुकी है। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आईबी आउटलेट क्रिएट करना। तो उसके लिए मैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया माउस की हेल्प के साथ। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे जो है वो देख पाएँ कि किस तरीके से आईबी आउटलेट जो है हमने क्रिएट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है ये है व्यू कंट्रोलर। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर हम कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो कलेक्शन व्यू को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा माई कलेक्शन व्यू। आईबी आउटलेट्स के जो नेम्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हैं और इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब आपने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर जो इमेज का आईबी आउटलेट है इस इमेज का वो क्रिएट करना है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखना है माई इमेज व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, इसलिए अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और हर एक फाइल को एक बार सेव करते हैं क्योंकि अब हमने कोडिंग की तरफ जो है वो रुख करना है। एक बार आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने डेटा को डिस्प्ले करवाया हुआ है और इस जेसन डेटा को हमने डिकोड करना है स्विफ्ट स्ट्रक्चर के अंदर।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करता हूँ, स्विफ्ट फाइल होगी ये वाली। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ डॉग डेटा और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है डॉग डेटा नेम की, और यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे कोडेबल। और अब हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे यूज़ करनी है। सबसे पहले मैसेज, और ये किस टाइप की होगी प्रॉपर्टी, ये एक एरे होगी स्ट्रिंग टाइप की। और अब हमने यहाँ पे करना है स्टेटस, और इसको करते हैं स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको वेब एपीआई एक बार दिखा देता हूँ कि जो मैसेज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होती है और काफ़ी सारा डेटा है, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट एंड पे जो है वो बंद होती है। तो इसका मतलब है कि इसमें मल्टीपल डेटा है, इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। और जो स्टेटस है उसमें सिंगल वैल्यू है, तो इसलिए हमने उसको एरे नहीं यूज़ किया, यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो डिक्लेयर किया है। अब हमने यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है, और अब हम यहाँ पे फर्दर जो कोडिंग है वो करेंगे। अब हमने यहाँ पे दो एरेज जो हैं वो टेम्परेरी क्रिएट करनी है। डॉग ऑल डेटा नेम की एक एरे सिंपली एक ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रक्चर टाइप का, और एक यहाँ पे हमने एरे क्रिएट करनी है, और एरे का नेम होगा डॉग इमेज ऑल लिंक्स। तो नेम आप कोई भी रख सकते हैं, और ये किस टाइप की एरे होगी, स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी, और यहाँ पे इसको एज ए ब्लैंक एरे जो है वो हम क्रिएट करेंगे। अब हमने क्योंकि वेब एपीआई से डेटा को फैच करना है, तो डेटा को फैच करने के लिए मैं अलग से एक फैच डेटा नाम का जो मेथड है वो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फंक्शन फैच डेटा नाम का एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया। तो सबसे पहले यहाँ पे यूआरएल कांस्टेंट लेते हैं यूआरएल टाइप का, और स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे जो वेब एपीआई का यूआरएल है वो यहाँ पे आपने पास करना है। जो भी वेब एपीआई आप यूज़ करेंगे उसका यूआरएल यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करनी है यूआरएल सेशन के थ्रू, और ये होगी डेटा टास्क, और इसको पास करेंगे यूआरएल, और उसके बाद में कंप्लीशन हैंडलर को यूज़ करेंगे यहाँ पे। और कंप्लीशन हैंडलर के बाद हमने टास्क को यहाँ पे रिज्यूम करना है, और इस कंप्लीशन हैंडलर के अंदर हम यूज़ करेंगे तीन तरीके का डेटा, रिस्पॉन्स, एरर, और यहाँ पे लिखना है इन। अब हमने डेटा की वैलिडिटी चेक करने के लिए गार्ड स्टेटमेंट को यूज़ करना है इस तरीके से, और अगर वैलिडेट डेटा नहीं होता तब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। और अगर रिटर्न करने से पहले एक मैसेज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं आउटपुट विंडो के अंदर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरर अकर्ड व्हाइल असेसिंग डेटा। चलिए अब हमने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है डॉग ऑब्जेक्ट, और किस टाइप का होगा, डॉग डेटा टाइप का होगा। इसको एज ए ऑप्शनल यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। अब हमने यहाँ पे डू स्टेटमेंट यूज़ करनी है। डू ब्लॉक के अंदर अगर कोई एरर आती है तो हम उसको कैच स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो पकड़ेंगे, और यहाँ पे एरर मैसेज भी प्रिंट करवाएंगे अगर कोई एरर डेटा को डिकोड करते वक्त जो है वो अकर्ड होती है। एरर व्हाइल डिकोडिंग जेसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर एरर। और अब हमने इसे डू ब्लॉक के अंदर लिखना है डॉग ऑब्जेक्ट इक्वल टू ट्राई जेसन डिकोडर, यहाँ पे लिखेंगे डिकोड, और अब हमने यहाँ पे लिखना है डॉग डेटा डॉट सेल्फ और फ्रॉम डेटा, इस तरीके से। तो चलिए अब जहाँ पे आपकी कैच स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बंद हो रही है, उसके बाद आपने यहाँ पे कोड लिखना है सेल्फ डॉट डॉग ऑल डेटा। इसको किसके इक्वल करेंगे, डॉग ऑब्जेक्ट के इक्वल। कहने का मतलब ये वाला जो वेरिएबल है
इसको हम वैल्यू यहाँ से जो है वो असाइन करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास निकल के आई है। अब हमने सेकंड स्टेप जो करना है वो करना है सेल्फ डॉट, जो हमारी डॉग इमेज और लिंक्स वाली एरे थी उसमें डेटा फिल करना है। कहाँ से? डॉग ऑब्जेक्ट से, डॉग ऑल डेटा से भी आप कह सकते हो, और उसका कौन सा एट्रीब्यूट? मैसेज एट्रीब्यूट। अब आपने यहाँ पे मेन थ्रेड में जाना है, तो डिस्पैच क्यू मेन डॉट असिंक आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और मैं जो मेरा कलेक्शन व्यू है उसको रीलोड करूँगा इस स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि हम जो कंप्लीशन हैंडलर के अंदर हैं, तो जब भी आप कंप्लीशन हैंडलर के अंदर किसी यूआई एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो आपको डिस्पैच क्यू मेन को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने क्योंकि इमेजेस को डाउनलोड करवाना है 1 बाय 1 पर्टिकुलर लिंक्स के थ्रू, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा यूआई इमेज व्यू के अंदर। कहने का मतलब यूआई इमेज व्यू की जो फंक्शनैलिटी है उसको हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ डाउनलोड इमेज, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम यूआरएल इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे फिर से उसी तरीके से पहले कंटेंट मोड जो प्रॉपर्टी है उसको सेट करना है स्केल टू फिल पे। अब हमने यहाँ पे लिखना है लेट डेटा टास्क इक्वल टू यूआरएल सेशन डॉट शेयर डॉट डेटा टास्क, और यहाँ पे इसको पास करेंगे पहले यूआरएल, फिर हम यहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर को यूज़ करेंगे, और उसके बाद कंप्लीशन हैंडलर को जो है यहाँ पे रिज्यूम करेंगे उसके बाहर। अब हमने इसके अंदर फिर से डेटा की वैलिडेशन जो है वो चेक करानी है अपनी गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू, मगर हमने 3 तरीके का डेटा जो है वो यहाँ पे नहीं यूज़ किया, तो उसको यूज़ कर लेते हैं रिस्पॉन्स एरर, और यहाँ पे लिखेंगे इन। अब हमने यहाँ पे लिखनी है गार्ड स्टेटमेंट गार्ड लेट http URL रिस्पॉन्स इक्वल टू, अब हमने जो http रिस्पॉन्स है उसकी जो स्टेटस कोड है उसको 200 के साथ मैच करके देखना है, क्या जो स्टेटस कोड है वो हमें 200 एज ए रिप्लाई जो है वो वहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे, और सेकंड वैलिडेशन हम लगाएंगे कि उसकी MIME टाइप जो है वो इमेज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट MIME टाइप डॉट हैज़ प्रीफिक्स, और यहाँ पे जो होना चाहिए इमेज, इस तरीके से। अब हमने फिर से कोमा लगाना है और थर्ड वैलिडेशन लगानी है लेट डेटा इक्वल टू डेटा एंड एरर इक्वल टू नील, और यहाँ पे हम फोर्थ करेंगे सॉरी, लेट इमेज इक्वल टू यूआई इमेज, और कहाँ से उसको लेंगे? डेटा से, यहाँ पे डेटा, और एल्स में अब हम लिखेंगे अगर डेटा कहीं पे भी वो वैलिडेट नहीं होता तो एल्स में रिटर्न करेंगे। और अब हमने डिस्पैच क्यू के थ्रू जो हमारी इमेज है उसको इमेज के साथ जो है वो सेट करेंगे, जो इमेज हमने डाउनलोड की है उसके साथ सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज, इस तरीके से। चलिए, तो आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोडिंग जो है वो इस डाउनलोड इमेज की जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक कोडिंग नोट डाउन कीजिए पहले, और अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोडिंग है वो नोट डाउन कीजिए। चलिए, इस फैच डेटा को अब हमने कॉल कहाँ पे करना है? आपने इसे व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फैच डेटा इस तरीके से। और अब जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है वो करनी है अपना जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी इजी है। सबसे लास्ट में अब हम यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, 2 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट एंड यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, इस तरीके से। अब आपने यहाँ पे
आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स या फंक्शंस हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो पहला फंक्शन है कलेक्शन व्यू का, जिसमें आप पैरामीटर यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितनी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर हैं उतने नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर जो हैं वो होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉग इमेज ऑल लिंक्स डॉट काउंट। अब कलेक्शन व्यू का सेकंड फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें पैरामीटर है सेल फॉर आइटम एट। तो इसमें हम कोड लिखेंगे, हर एक सेल को कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है कलेक्शन व्यू के अंदर, उसकी जो कोडिंग है वो इसके अंदर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल आइडेंटिफायर में सेल लिखेंगे, इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे यहाँ पे आइडेंटिफायर का नाम सेल कहाँ से आया, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब हमने कलेक्शन व्यू के अंदर इस सेल को इम्प्लीमेंट किया था तो इसका जो आइडेंटिफायर का नेम था वो यहाँ पे लिखा था सेल। तो सेम नेम हमने अब कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, लेट URL इमेज इक्वल टू URL स्ट्रिंग के थ्रू डेटा कहाँ से आएगा, डॉग इमेज ऑल लिंक से आएगा, कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पार डॉट रो। अब आपने यहाँ पे करना है सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट डाउनलोड इमेज, उसका जो फंक्शन है वो कॉल करना है, उसको URL इमेज जो है वो एज ए URL पास करना है। तो इसके थ्रू हमने इस वाले फंक्शन को कॉल किया है ताकि पर्टिकुलर लिंक की जो इमेज है वो डाउनलोड होके जो है वो इमेज व्यू के ऊपर जो है वो सेट हो पाए। अब आप देख सकते हैं ओरिजिनल एग्जांपल के अंदर हमने हर एक इमेज के जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा राउंड किया हुआ है ताकि थोड़ी यहाँ पे अट्रैक्टिव बन पाए एप्लीकेशन। तो उसको राउंड करने के लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस, और यहाँ पे वैल्यू आप कम या ज़्यादा दे सकते हैं। इसको आप फोर्सली अनरैप कीजिए यहाँ पे URL इमेज को। तो मैं चलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ, और अब हमने यहाँ पे करना है रिटर्न सेल। चलिए, तो फ्रेंड्स जो कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड है वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल के अंदर मैंने एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे info.p लिस्ट में नहीं की, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस जो है मैंने इस चैनल के ऊपर जेसन को असेस करने के लिए यूज़ की थी। उसमें मैंने स्पेशली एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी वाली कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया था, क्योंकि उसमें मैंने जो लिंक यूज़ किया था डेटा को फैच करने के लिए वो बेसिकली अनसिक्योर्ड था। मगर इसमें जो लिंक मैंने यूज़ किया है वो S के साथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTPS, इसका मतलब ये सिक्योर्ड लिंक है। तो जब भी हम सिक्योर्ड लिंक को यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के अंदर डेटा को फैच करने के लिए या वेब API को असेस करने के लिए, तब हमें एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत जो है वो यहाँ पे नहीं है। अब मैं इस ऐप को बंद कर देता हूँ यहाँ पे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और मेन डोर स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और इसका जो टाइटल जो है वो सेट करते हैं। उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और नेविगेशन कंट्रोलर को इसके साथ अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो मेरा यहाँ पे अटैच हो चुका है हमारे मेन व्यू कंट्रोलर के साथ। अब हमने उसका जो टाइटल है वो सेट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस डॉग इमेजेस फ्रॉम वेब API, इस तरीके से। और अब आपने इस व्यू को सिलेक्ट करना है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ येलो, और अब मैं इसको सेव करता हूँ। और फ्रेंड्स मेरी जो कोडिंग है वो हो चुकी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो भी रेडी है। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कैसे इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो मैं एप्लीकेशन को बिल्ड एंड रन करता हूँ और देखते हैं सिमुलेटर के अंदर ये किस तरीके से वर्क करती है।
तो एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर जो है वो यहाँ पे उसका जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है। और अब हमने आउटपुट देखनी है कैसे निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड होके जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुकी हैं इस कलेक्शन व्यू के अंदर, ग्रिड की फॉर्म के अंदर। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ नीचे इमेजेस ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती जा रही हैं, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो प्लेस हो रही हैं इमेज व्यू के अंदर। मगर थोड़ी सी यहाँ पे रिफ्लेक्शन निकल के आ रही है, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ी फास्टली यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ तो जो पहले से इमेजेस हैं वो नई इमेजेस के साथ थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दे रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए, इस तरीके की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, ताकि एक स्मूथ इफेक्ट हमें निकल के आए, तो हमने एक कोडिंग और करनी पड़ेगी। तो वो हमें करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल के अंदर, यहाँ पे इस क्लास के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिखना है ओवरराइड। कौन सा फंक्शन ओवरराइड करना है? प्रिपेयर फॉर रीयूज़। और सबसे पहले सुपर का प्रिपेयर फॉर रीयूज़ हमने कॉल करना है यहाँ पे। और अब हमने माई इमेज व्यू को एक बार उसकी इमेज प्रॉपर्टी को यहाँ पे नील करना है। तो अब जो स्मूथनेस है वो बिल्कुल परफेक्टली निकल के आएगी। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो अब चाहे आप जितना मर्जी फास्ट स्क्रॉल कीजिए, आपकी जो इमेजेस की जो स्मूथनेस है वो बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की एग्जांपल कि कैसे हमने वेब एपीआई से डेटा को असेस किया और उसे कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया। तो अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर हमारे चैनल के ऊपर आप और भी वीडियोस इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।